Hello friends, welcome to AS UPSC. So this is our third lecture in which we are discussing lucent of Indian polity, okay, and constitution, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे when fundamental rights are amendable. तो देखो, बिफोर डिस्कसिंग आई नीड टू शेयर समथिंग. देखो फ्रेंड्स, आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस या फिर एसएससी, ठीक है. देखो, आप किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो ना, आपका बेसिक बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए. बेसिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए. और बेसिक आपका फंडामेंटल्स, आप कितने भी एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है. देखो, एनसीईआरटी पढ़ना वेरी गुड है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू रीड फॉर योर बेसिक्स इज एनसीईआरटी. लेकिन देखो, एनसीईआरटी का भी तो कहीं कंसोलिडेट होना चाहिए ना. तो अगर नोट्स नहीं बनाया है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. मतलब ये लूसेंट वाला जो नोट्स मैंने देखा है, ये सबसे अच्छा है ये बुक, जिसमें हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से दिया गया है ओवरव्यू. अगर बोला जाए, डिटेल्स ही बहुत अच्छे से दिया गया है. तो इन केस इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सिनॉप्सिस या फिर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, तो आप बिल्कुल लूसेंट में गो थ्रू हो सकते हो. सो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल. तो क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो केस वाइज, तो सबसे पहले आया था गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनअमेंडेबल. मतलब ऐसा कोई भी पार्ट अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जो अमेंड नहीं हो सकता है, ठीक है. उसके बाद इन गोलकनाथ केस, दैट इज इन 1967. गोलकनाथ केस कब आया था? तो 1967 में, 1967 में ए मेजॉरिटी ऑफ 6 जज इन द स्पेशल बेंच ऑफ 11 overruled that previous decision and held that if any of such rights to be amended, a new constituent assembly must be convened for making a new constitution or radically changing it. उसके बाद जैसे कि देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये क्या कहता है? हेल्ड दैट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 368. मतलब कोई भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल को अगर अमेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368, दैट इज 2/3 ऑफ मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, विल नॉट बी लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. तो आर्टिकल 13 में बोला गया है ना, कोई भी लॉ को हम अमेंड कर सकते हैं. तो वो, लेकिन जब हम अमेंड करेंगे अंडर आर्टिकल 366, वो लॉ नहीं है, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है. दैट इज वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट टेक्स अवे अफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये आर्टिकल 368 का क्लॉज 3 में कहा गया है. फिर से मैं बताता हूँ, अगर आर्टिकल 13 के तहत अगर हम कोई भी, मतलब आर्टिकल 368 मतलब 368 के तहत अगर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को अगर अमेंड करते हैं ना, तो वो क्या कहता है? आर्टिकल 13 उसको खनन नहीं करेगा. दैट इज वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है उसका वैलिडिटी जो है ना, वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 13, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट इट टेक्स अवे इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब और किस ग्राउंड में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? कि वो जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को खनन पहुंचा रहा है, ठीक है. मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर हम लोग आर्टिकल 368 के तहत कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल को अमेंड करते हैं, तो हम आर्टिकल 13 के तहत उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, ठीक है. इससे अच्छा शायद मैं और नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है. चलिए, वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ वॉज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस, ठीक है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 वाला जो है ना, ये कब चैलेंज हो गया था? तो केशवानंद भारती केस में. चलिए, तो केशवानंद भारती केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये क्या कहता है? ओवररूल दैट इट्स ओन डिसीजन गिवन इन द केस ऑफ गोलकनाथ केस. मतलब गोलकनाथ केस में जो बोला था ना, कि बोला गया था, केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को खनन नहीं करेगा एज इन आर्टिकल 13 के तहत. तो वो उसी अमेंडमेंट को या फिर उसी वर्डिक्ट को फिर से चैलेंज कर दिया गया, और गोलकनाथ केस वाले वर्डिक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को अब चेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो ओन डिसीजन गिवन इन केस ऑफ गोलकनाथ केस एंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है. अब देखो, अब कैसे आप अमेंड कर सकते हैं? अब वैसे अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप खनन नहीं करोगे, ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर आप वैसे का वैसे रहना चाहिए, ठीक है. मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. अब चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या कहता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडियन
एनुंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केशवानंद भारती केस दैट देयर आर सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जो चेंज नहीं किया जा सकता है बाय अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। देखो आर्टिकल 360 मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 368 में के तहत हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज नहीं किया जा सकता है, इंक्लूडिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। ये गोलकनाथ केस में बोला गया था। लेकिन यही डिसीजन को ये डिसीजन जो है ना, ये कौन सा था, 24 अमेंडमेंट एक्ट, इसी को चैलेंज कर दिया गया कहाँ पे, केशवानंद भारती केस में, और बोला गया कि कोई भी चीज़ को आप अमेंड कर सकते हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब बेसिक फीचर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है बेसिक फीचर क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। देखो अब मुझे लग रहा है आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस्ड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट, अब एक नया आर्टिकल आया 31C, दैट इज मतलब 31 का क्लॉज सी आया, जो प्रोवाइड करता है इफ अ लॉ सीक्स टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इन आर्टिकल 39B और C, दैट इज रिगार्डिंग द सोशलिस्ट कंट्रोल and distribution of material resources of the country, such law shall not be void on the ground of contraventions of article 14 or 19। उसको सुप्रीम कोर्ट later held that article 368 did not empower the parliament to take away judicial review, मतलब judicial review that is 9th शेड्यूल। देखो कह रहा ये चाह रहा है कि आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई भी आप अमेंडमेंट करते हो तो वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। आर्टिकल 368 कहीं भी ये नहीं कहता है ना कि आप जुडिशियल रिव्यू को आप मतलब आपके अमेंडमेंट में जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, तो वही कह रहा है ये डिड नॉट एम्पावर द पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता है कि जुडिशियल रिव्यू को वो ले, मतलब जुडिशियल रिव्यू वो हटा सके। तो नेमिंग अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अब 47 सेकेंड अमेंडमेंट 1976 ये क्या कहता है, तो ये इंसर्टेड 2 क्लॉज, तो 2 क्लॉज इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 368 में, टू इफेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट शैल बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और ऑन एनी ग्राउंड दैट इज दीज क्लॉसेस वेयर nullified by Supreme Court in Minerva Mills case। उस पर देयर आर 3 implications of decision in केशवानंद भारती केस। तो 3 implications है, दैट इज देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंडेड एज पर प्रोसीजर लेड डाउन अंडर आर्टिकल 368। तो केशवानंद भारती केस में बोला जाता है कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। उसके बाद कोई रेफरेंडम या फिर रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज रिक्वायर्ड टू अमेंड एनी प्रोविजंस, मतलब कोई भी रेफरेंडम नहीं चाहिए टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद तीसरा ये क्या कहता है, बेसिक फीचर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का आप अमेंड नहीं कर सकते हो। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो देयर आर नो लिमिटेड लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर, मतलब कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर का। इन सो मेनी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड डिफरेंट थिंग्स अ बेसिक फीचर दैट इज प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम आर, जैसे कि देखा जाए तो कुछ ऐसा कौन सा हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन परमो धर्म, फिर रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू ऑफ आर्टिकल 32, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर, उसके बाद फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉट एवरी फीचर ऑफ इक्वालिटी बट quintessence of the equal justice, the essence of fundamental rights in part 3, the concept of social and economic justice to build a welfare state, the balance between the fundamental rights and directive principles, the parliamentary system of the government, the principle of free and fair elections, limitations upon the amending power conferred by the article 368। उसके बाद independence of the judiciary, effective access to the justice और power of Supreme Court अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 और 142। अब ध्यान रखोगे कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। फिर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट, तो कुछ अमेंडमेंट एक्ट देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कब हुआ था 1951 में। ये क्या कहता है, दिस अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 6 एंड ब्रॉट चेंजेस इन राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द परसुएंस विद द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसर्निंग फंडामेंटल राइट। 9th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई इट, मतलब 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे ऐड हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये क्या कहता है, थ्रू दिस अमेंडमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था 1956 में, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था।
was possible. The categorization of states into Part A, Part B, Part C ceased henceforth, or Part C states were redesignated as Union Territory. The seats in the Rajya Sabha and the Union and State Legislature were reallocated. It also affected changes regarding the appointment of addiction and acting judges और हाई कोर्ट एंड देयर जुरिडिक्शंस एक्सेट्रा. उसके बाद तीसरा है हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इनकॉर्पोरेट किया था दादरा एंड नगर हवेली एज एन यूनियन टेरिटरी. उसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, ये क्या किया था, ये इंक्लूड कर दिए थे टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन, दीयू इनटू द यूनियन, इंडियन यूनियन. उसके बाद 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1962 था वो क्या किया था, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371A टू मेक. आर्टिकल 371A किससे रिलेटेड है पता है, नागालैंड है ना शायद, देखो है तो. और आर्टिकल 370 किससे था, 370 तो आपको जम्मू एंड कश्मीर था, 371 हमारा गुजरात एंड महाराष्ट्र. मुझे जितने याद है मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप एक बार फिर से लिस्ट में जाकर देख लोगे, है ना, लेक्चर 1 में मैंने बताया है. तो 371A टू मेक स्पेशल प्रोविजंस ऑफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड. फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, ये क्या कहता है, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम द फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरीज. कौन सा है, ध्यान रखोगे, देखो सिर्फ ईस्टर्न वाला रीजन नहीं है, ठीक है, माहे किधर है, ये वेस्टर्न वाला रीजन तरफ है. तो पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम, ये 4 है ऑफ फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरीज वेयर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी. नाउ पुडुचेरी enabled the UTs of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu, Pondicherry to have legislature and council of minister. ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यमन, PKMY PK, ठीक है, आपको याद रखना है. उसके बाद 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963, ये क्या कहता है, इट रेस्ड द एज ऑफ रिटायर्ड ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 to 62. ये कब आया था, 1963 में, 62 लेके चले गए थे हम, ये ध्यान रखना है आपको. ये 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो एक्सटेंड किया था जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 to a government or authority situated outside its territorial jurisdictions where the cause of action arises within such jurisdictions. उसके बाद 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, ये क्या कहता है, ये चेंज करता है, मतलब इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 19 टू एनेबल द पार्लियामेंट टू मेक लॉज प्रोवाइडिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं किसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मतलब इन केस अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा कर रहा है कि सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खनन कर सकता है तो आप उसको रोक लगा सकते हैं. डो इट्स अ फंडामेंटल राइट्स. और अमेंडमेंट्स वेर मेड इन द फॉर्म ऑफ ओथ कंटेन्ड इन द 3rd शेड्यूल विथ एम्फेसाइजिंग अप होल्डिंग द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966, ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 324 जो है ना वॉज अमेंडेड टू क्लैरिफाई. मतलब आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से है ना, आप ध्यान रखोगे. तो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966 ये क्या कहता है, तो इलेक्शन कमीशन मतलब क्लैरिफाइज द ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन. मतलब इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी को ये क्लियरली बताता है. उसके बाद इट डेप्रीविएटेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ द पावर टू अपॉइंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फॉर डिसाइडिंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का सेटअप किया जाता था, उसको हटा दिया गया. उसके 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, ये सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल. उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये क्या कहता है, तो इट वाज रिटेलिएटरी एक्ट. मतलब रिटेलिएटरी एक्ट था किसके लिए, पार्लियामेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ गुलतनाग केस. और इट अफर्म द पार्लियामेंट power to amend any part of the constitution including fundamental rights by amending article 368 and 13. मतलब क्या कह रहा है, it affirmed that parliament's power to amend any of the constitution including fundamental right amending article 368 and 13. It made it obligatory for parliament president to give assent to amendment bills when they are presented to him. मतलब obligatory है किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप अपना एसेंट दीजिए जब अमेंडमेंट बिल्स हम आपके सामने लाते हैं तब. और ये और क्या क्या, रिटेलिएटरी गुलतनाग केस वाला, कि मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को आप अमेंड कर सकते हो, इसको भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे लेके आए, ठीक है. उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 केम इनटू फोर्स. कब, 20th मार्च अप्रैल 1972. ये क्या कहता है, इट रेस्ट्रिक्टेड द जुरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट over acquisitions laws with regard to adequacy and compensation. This amendment came primarily in the wake of bank, फिर nationalization case and word and amount was substituted place of
compensation in Article 31. उसके बाद it also provided that no law passed by the state to give effect to directive principle specified under clause B and C of Article 39 can be declared void on the ground that it was inconsistent with fundamental rights conferred by Article 14, 19 and 31. उसके बाद 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 ये क्या कहता है? तो अमेंडमेंट विड्रू द रिकॉग्निशंस टू द रूल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर प्रीवी परसू वेर एबॉलिश्ड। ठीक है, मतलब 26 अमेंडमेंट 1971 ये क्या बोलता है? ये विड्रू कर लिया रिकॉग्निशन ऑफ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट के मतलब उसके किंग जो होंगे या फिर क्वीन जो होंगे ना, उसको हटा दिया गया। ठीक है, वो एक सेंट्रल पावर में जाके एडेड हो गया है। ठीक है, मतलब एज इन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कोई मतलब मेरे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उस पर 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 ये क्या किया? इट प्रोवाइडेड दैट ओनली सच अपील्स कैन बी ब्रॉट टू सुप्रीम कोर्ट विच इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और द वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ ₹20,000 फॉर अपील इन सिविल केसेस एंड सुप्रीम कोर्ट वॉज एबॉलिश्ड। मतलब इतना पैसा पहले लगता था, ये एबॉलिश कर दिया गया। और ऐसा कुछ मतलब ब्रॉड अंडर सुप्रीम कोर्ट जो भी होगा ना, वो क्या इन्वॉल्व करेगा? क्वेश्चंस ऑफ लॉज। ठीक है, उसका मतलब जैसे देखो आपके फंडामेंटल राइट को जो क्वेश्चन करता हो या फिर आप खारिज करता हो, वैसे लॉ को आप जाके सुप्रीम कोर्ट में मतलब केस दारिज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल जैसे मान लो अब हाई कोर्ट में पहले आप जाओगे, फिर हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट की जजमेंट्स आप अगर पूरे वाकिफ़ ना हो, मतलब पूरे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ठीक है, उसके बाद 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 ये क्या कहता है? तो बाय दिस अमेंडमेंट द सीट ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545। तो कब हुआ था ये? 1973 में हुआ था। तो क्या हुआ था? तो बाय दिस अमेंडमेंट द सीट ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 525 से 545 हो गया था, बट रिड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज इन लोकसभा फ्रॉम 25 टू 20। मतलब यूटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको घटा के 20 से 25 हो गया, 25 से 20 हो गया था। उसके बाद 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 ये क्या कहता है? तो अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेटस टू सिक्किम बाय एंडिंग द प्रोटेक्टरेट किंगडम स्टेटस विच वॉज नॉवेल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रोटेक्टरेट किंगडम का जो स्टेटस था ना, जो सिक्किम होल्ड करके रखा हुआ था, उसको हटा दिया गया था और उसको एक नॉर्मल स्टेट की घोषित कर दी गई थी। उसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ये क्या किया था? तो मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। कब? 1975 में। सबसे पहले प्रोटेक्टरेट स्टेट हटाया गया था 74 में, और स्टेट एज एन स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में। उसके बाद 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ये क्या किया था? क्लैरिफाइड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी by the president and promulgation of ordinance by the president or governor cannot be challenged in any court of or any ground। मतलब 1975 वाला क्या कहता है कि अगर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो हुआ है, अगर इमरजेंसी डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडेंट हुआ है, तो वो कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो क्वेश्चनेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर देखो कुछ चेंजेस आ जाएंगे इसी में। फिर आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ये क्या कहता है? तो डिस्प्यूट और क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा वे आर टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर हम किसी का अपॉइंटमेंट कराते हैं या फिर इलेक्शन करवाते हैं, किसका? प्रेसिडेंट का या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, लोकसभा का या फिर किसी का, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगी। ये सब देखो 38 और 39 दोनों को आप एज इन संज्ञान में रखोगे, क्योंकि ये कुछ देर बाद ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 ये क्या कहता है? ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 47th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो फंडामेंटल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर एंड इट्स इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये कब आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया था? तो देखा जाए तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, और इसको क्या कहा गया है? एज एन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड कौन सा इसमें ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल, और फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द पार्ट ऑफ 4A। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ ऐड किया गया था? 4A में। और कौन सा 3 वर्ड? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेयर गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स एंड एनी लॉ मेड टू दिस इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट वॉज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स, इसे बता रहा है ना, प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स एनी लॉ मेड टू दिस इफेक्ट बाय पार्लियामेंट, तो कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है अगर पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ देर बाद आप देखोगे ये चेंज हो जाता है। दैट इज इट मेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम so that so far as amendment
टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसर्न, मतलब अब कुछ भी अगर आप अमेंड कर दे रहे हो तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आ रहा। ये किसके अकॉर्डिंग था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के मतलब तहत था, लेकिन ये कुछ देर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो, इट ऑथराइज्ड द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर and redefined the writ jurisdictions of the High Court. उसके बाद it provided the administrative tribunal for the speedy justice. उसके बाद it empowered the center to deploy armed force in any states to deal with the grave law and order situations. उसके बाद it authorized the president to make proclamations of emergency for any part of the country or to whole of India. उसके बाद इट मेड द ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब ऑब्लिगेटरी मतलब ये प्रेसिडेंट के लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब करना ही पड़ेगा, टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और टेनवर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली वॉज इंक्रीज बाई 1 ईयर। ये सब कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब ध्यान रखोगे क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। मतलब एट लास्ट अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को क्या बना दिया गया था? एज ए नॉर्मल पपेट बना दिया गया था, जिसमें अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे वही उनको करना पड़ेगा। और इन लोगों ने क्या किया था? पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेचर में दोनों ने अपना 1 ईयर टेनवर बढ़ा लिया था, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 में। यहाँ क्या हुआ था? तो 43rd अमेंडमेंट ओमिटेड मेनी आर्टिकल्स इंसर्टेड इन 47 अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारा ऐसा आर्टिकल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ से हटा दिया गया था? तो 43rd में उसको हटा दिया गया था। उसमें कुछ और भी रिस्टोरेशन भी हुआ था, जैसे कि जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच हैड बीन कर्टेल इन अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो जुरिडिक्शन जो उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था ना, वो कर्टेल कर दिया गया था। उसके बाद चलो अब मेन जो हुआ था ना वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था। चलिए इसको देखते हैं। ये मेनली अगर मंथ देखें तो जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जून सितंबर 1979 में। तो देखा जाए तो द अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। देखो आपको याद रखना पड़ेगा ना, जब 5 ईयर प्लान सब पढ़ोगे ना, तो मेनली यहाँ पे इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट जो है ना वो इमरजेंसी लेके आया था। और इमरजेंसी के बाद वहाँ पे क्या हुआ था? इनके सरकार को मतलब इंदिरा हटाओ और गरीबी हटाओ इंदिरा और ऐसे कुछ एक न्यू प्रोविजंस आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का फॉल आउट हो गया था और न्यू गवर्नमेंट एज इन जनता पार्टी गवर्नमेंट का यहाँ पे फिर से वो एज इन रूलिंग में आ गए थे। तो विच रिपील्ड सम ऑफ द चेंजेस इलेक्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखो 47nd अमेंडमेंट के टाइम कौन था हमारा प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी थी। और अब यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम कौन थे हमारे? तो जनता पार्टी गवर्नमेंट थे। और जनता पार्टी गवर्नमेंट कौन रूल कर रहे थे? याद है आपको? अगर याद है तो प्लीज़ इसको कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट omitted a few provided alteration, that is right to property was taken away from the list of fundamental rights। मतलब right to property जो था ना वो list of fundamental rights से हटा दिया गया था और न्यू आर्टिकल that is 300A उसमें ले आया गया था, जो कि वो ऑर्डिनरी लीगल राइट बन गया था। मतलब वो फंडामेंटल राइट से वो ऑर्डिनरी लीगल राइट बन गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ the proclamation of emergency by the president could be questioned in court on the ground of malafide, that is 42nd amendment had made its immune from judicial review। फिर it brought the revocations of proclamation under the parliamentary control। उसके बाद in article 352 regarding national emergency the word इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब देखो आर्टिकल 352 के तहत क्या आता है? नेशनल इमरजेंसी होता है। तो द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। मतलब इंटरचेंज कर दिया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से। फिर इट ऑथराइज्ड द प्रेसिडेंट टू रिफर बैक द एडवाइस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन बट मेड इट, ठीक है, बाइंडिंग द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द रिकॉन्सिडर्ड एडवाइस। उसके बाद मतलब रिकॉन्सिडर्ड एडवाइस का मतलब समझ रहे हो ना? अगर इन केस अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट आता है जो प्रेसिडेंट को भेजा जाता है और इन केस प्रेसिडेंट मतलब उसको बिल को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर से वो क्या करते हैं पार्लियामेंट में वापस भेज देते हैं, लेकिन अगर उसको फिर से एडिट करके या फिर कोई भी और चेंजेस लाके अगर फिर से प्रेसिडेंट के पास अगर वो पहुंचाता है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट ऑन दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑन दैट बिल। आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिकन्सिडरेशन एडवाइस दिया गया है। फिर द पावर ऑफ the court to decide dispute regarding the election of prime minister and speaker was restored। मतलब power of the court to decide disputes regarding the election of prime minister was restored कर दिया गया था। और constitutional protection on the publication of proceedings of parliament and the state legislature was provided। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चेंज आ गया है 57 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। यहाँ क्या हुआ था?
तो द अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट अबाउट ड्यूरिंग द राजीव गांधी रेजिम। तो कब हुआ था ये? 1985 में। तो देखो यहाँ पे जनता पार्टी का फिर से फॉल आउट हो गया था और फिर से राजीव गांधी एज एन आवर न्यू प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या किया था? ब्रॉट तो दिस अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट अबाउट during the Rajiv Gandhi regime with view to put an end of political defections और it added 10th schedule। यहाँ पे 10th schedule आ गया to the constitution containing the model of disqualification in case of defection। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ है ना जो 10th schedule में हमारा, वो अब यहाँ पे आ गया है। और इन केस ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद देखो एंटी डिफेक्शन लॉ एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है ये आया कब था? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। उसके बाद 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। ये क्या कहता है? तो द फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुक प्लेस विद अ स्पेशल पावर गिवन टू द गवर्नर। ये आपको याद रखना है। 55 में क्या आया था हमारा? 1986 और 1986 में क्या आया था हमारा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द 30 मेंबर स्टेट असेंबली। उसके बाद 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। यहाँ पे गोवा वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट विद अ स्टेट असेंबली। देखो 1974 में अगर आप याद रखोगे तो सिक्किम का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हटा दिया गया था और 1975 में सिक्किम को एज ए नॉर्मल स्टेटहुड का दर्जा दे गया था। उसके बाद 1986 में अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1987 में गोवा वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट विद अ स्टेट असेंबली बट दमन एंड दीव स्टेट एज अ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। यहाँ क्या हुआ था? तो इट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन लोकसभा और सीट्स वेयर ऑल्सो रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब ऑफ नागालैंड एंड मेघालय इन द स्टेट असेंबली ऑफ द नागालैंड एंड मेघालय। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। यहाँ पे क्या हुआ था? तो अनऑथोराइटेटेड टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद 59 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। यहाँ क्या हुआ था? तो इट अमेंडेड आर्टिकल 356। तो 356 हमारा क्या है? आपको ध्यान है? तो 356 टू प्रोवाइड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी प्रोविजन में एक आपको 352 याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद 356 स्टेट इमरजेंसी दैट इज फेलियर ऑफ मतलब मशीनरीज, और 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो 356 में क्या चेंजेस आया है? तो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में रिमेन ऑपरेशन अप टू 3 years एंड ऑल्सो ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू, मतलब यहाँ क्या कह रहा है? जो स्टेट इमरजेंसी है ना, तो प्रोवाइड दैट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में रिमेन ऑपरेशनल, मतलब ये कितना दिन तक ऑपरेशनल हो सकता है? 3 साल तक। एंड ऑल्सो ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी इन पंजाब ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसके बाद मतलब आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस एक न्यू वर्ड, एक न्यू टर्म एडेड हो गया था। और वहीं पे 59th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 है ना, वो क्या कह रहा था कि आप सबसे पहले इमरजेंसी को 3 साल के लिए कर लीजिए और पंजाब ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, वहाँ पे एक क्या इंटरनल इमरजेंसी के तहत, इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए। उसके बाद अमेंडमेंट मेड आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 352। तो ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द इमरजेंसी विद रिस्पेक्ट टू पंजाब शैल ओनली इन दैट स्टेट, मतलब सिर्फ उसी स्टेट में होना चाहिए, बाकी और कहीं पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ पंजाब में ही होना चाहिए इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये क्या कहता है? तो ये क्या लेके आया था? अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 326। तो 326 आर्टिकल हमारा क्या है? यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है फॉर द रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर। ये कब हुआ था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो 1988 में क्या हुआ था? 18 ईयर हो गया था। आपको याद रखना 8 से 8, ठीक है, 21 से 18 हो गया था। और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। उसके बाद 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इट इंक्रीज द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट प्रोवाइडेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर अनदर 10 year दैट इज अप टू 2000 AD और द रिजर्वेशन फॉर द एंग्लो इंडियन थ्रू द नॉमिनेशंस इन केस ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू 2000 AD। तो आपको ध्यान होगा ना कि रिजर्वेशन जो आया था ना, वो इलेक्शन के मतलब जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उसके 10 साल तक रहने वाला था, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते गया है। तो फिर यहाँ पे उसी का एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1919 में आया था। ये क्या कहता है? देखो आपको 61st याद ही रखना है। क्या? तो वोटिंग एज जो है ना, वो कब से कब हो गया है? 21 से 18 हो गया है। उसके बाद 66 क्या बोलता है? तो दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूशन ऑफ 52 न्यू लैंड्स रिफॉर्म्स एक्ट
पास्ड बाय द स्टेट इनटू 9th शेड्यूल। उसके बाद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो 9th शेड्यूल मेनली क्या है, जुडिशियल रिव्यू से लेता है, तो आपको मैं अभी इसके बारे में आगे आपको और आगे पढ़ाऊंगा। देखो लैंड रिफॉर्म्स, क्यों ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए आ रहा है, देखो फंडामेंटल राइट्स पे पहले रहता था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको वहाँ से हटा के कहाँ लेके गया था 300A, तो 300A में लेके चला गया। मान लो आपको लैंड को बचाना रहता था ना, तो कोई भी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू में लेके आ जाता था, मतलब 9th शेड्यूल में लेके आ जाता था, सो दैट इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ठीक है, उसको आप ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आ सकता है, इसलिए ये प्रोविजंस आया था। इसके बारे में अभी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 239A एंड 239 का क्लॉज A-B were inserted in the constitution to provide a national capital territory designated to union territory of Delhi। ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही हुआ था, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके देखो याद रखना आपको 69 से हुआ था, ठीक है, और वो दिल्ली का गठन। उसके बाद 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इससे क्या हुआ था, तो अल्टर्ड आर्टिकल 54 और 368 मेनली किससे रिलेटेड है, 368 मेनली हमारा अमेंडमेंट है, अभी हम लोगों ने बहुत देर इसके लिए डिस्कशन भी किया। टू इंक्लूड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज का हम लोग यूज़ करते हैं, उस इलेक्टोरल कॉलेज में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी के जो ये है ना मेंबर्स है ना, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है ना दोनों के, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी के, उनको भी इंक्लूड करने बोला गया था। ये कहाँ आया था, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये क्या कहता है, तो इट इंक्लूडेड मणिपुरी, कोंकणी, नेपालीज लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये कब आया था, 1992 में। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी, और 11th शेड्यूल were added to deal with it, और it also inserted part 9th containing article 243, 243A और 243O। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अभी पार्ट यहाँ पे ये शेड्यूल पढ़ा था ना, कौन सा शेड्यूल पढ़ा था आपको ध्यान है, शेड्यूल 10 दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पे क्या आ गया है, ये 11th शेड्यूल आ गया है। 11th शेड्यूल कब आया था, 1993 में आया था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्टिटी टू द म्यूनिसिपैलिटीज बाय इंसर्टिंग पार्ट 9A, ठीक है, कंटेनिंग आर्टिकल 243P, 243Z, 243G और 12th शेड्यूल इसमें आ गया था। देखो यहाँ पे अभी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पे पार्ट क्या आ गया था, पार्ट हमारा 11th, और शेड्यूल कौन सा आ गया था, 11th, और यहाँ पे पार्ट 11th सॉरी पार्ट 9th, और पार्ट 9th में क्या आ गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पे पार्ट 9A आ गया है, जो किसके लिए है, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है। और न्यू शेड्यूल जो आया वो 12th शेड्यूल के आया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक बार पूछा भी गया है 9th, किसी स्टेट PCS से पूछा गया था, ठीक है, शायद BPSC में पूछा गया था। तो विच डील्स विद द आइटम्स कंसर्निंग म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बाद 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, ये क्या कहता है, तो बाय दिस अमेंडमेंट अ न्यू क्लॉज दैट इज 4A was added to Article 16, which authorizes the state to make provisions for the scheduled caste and scheduled tribe with regard to promotions in the government job. उसके बाद 78th Constitutional Amendment Act 1995, ये क्या कहता है, तो this amendment the 9th schedule of the Constitution to insert 27 Land Reforms Act of various states. After this, the total number of acts included the 9th schedule went to 284. उसके बाद 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999, ये क्या कहता है, तो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 334 टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ SC ST एंड एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद असेंबलीज अप टू 60 ईयर फॉर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टिल 2010। उसके बाद 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये क्या कहता है, तो ये अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 269 वॉज सब्सटीट्यूटेड न्यू आर्टिकल फॉर आर्टिकल 270 एंड अबॉलिश्ड आर्टिकल 272 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 272 का आर्टिकल जो नंबर था वो हटा दिया गया था, जिसमें दिस वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। द अमेंडमेंट वॉज डीम्ड टू हैव कम इन टू ऑपरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 1996। उसके बाद द अमेंडमेंट widened the scope of central tax and duties on consignment of goods
levied by the government of India and distributed among the states. उसके बाद 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये किस लिए है? तो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड अ न्यू क्लॉज 4B आफ्टर क्लॉज 4A टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद न्यू क्लॉज 4B एंडेड द 50% सीलिंग ऑफ रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द बैकलॉग वैकेंसीज. आपको याद होगा, मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, ये 50% सीलिंग होना चाहिए, उसको हटा दिया गया. कब? 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में. उसके बाद 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये क्या कहता है? तो दिस amended and restored the relaxation in qualifying marks and standard of evaluations in both job reservations and promotions of scheduled caste and scheduled tribe, which was set aside by Supreme Court's judgment in 1996. उसके बाद नेक्स्ट हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, ये क्या कहता है? तो अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट टिल द पब्लिकेशन ऑफ relevant figures of the first census after 2026, the ascertainment of the population of a state for following purpose shall be made on the basis of census shown against each of them, जिसमें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 55 टू 1971 सेंसस, अलॉटमेंट ऑफ सीट टू ईच स्टेट इन लोकसभा 1971 सेंसस, उसके बाद डिविजन्स ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 1991 सेंसस, उस कंपोजिशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 170 ये 1991 सेंसस में, उसका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा अंडर आर्टिकल 330 ये 1991 सेंसस में आया था. उसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, ये क्या कहता है? ये अमेंड करता है क्लॉसेस दैट इज 4A ऑफ आर्टिकल 16 एंड सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड इन मैटर ऑफ प्रमोशंस विद द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास फॉर द वर्ड in matter of promotion to any classes. उसके बाद amendment provided for the consequential seniority to SC ST for promotion in the government services. उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये क्या कहता है? ये ऐड करता है न्यू आर्टिकल 21A आफ्टर आर्टिकल 21 विच मेक्स द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 14 एज अ फंडामेंटल राइट्स. ये कहाँ आया था? आर्टिकल मतलब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है. और वोटिंग एज अगर मैं आपको बताऊँ तो कब आया था? आपको याद है ना? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? तो आर्टिकल 21A एडेड हो गया था, जिसमें यहाँ पे राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 16 to 14 एज अ फंडामेंटल राइट्स वॉज एडेड. उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 45 टू डायरेक्ट द स्टेट टू एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 year. फिर added a new fundamental duties to part 4, फिर article 51A of the constitution. उसके बाद 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, मतलब ये प्रोवाइड करता है दैट एलोकेशंस ऑफ सीट इन लोकसभा एंड डिवीजन ऑफ ईच सीट्स इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज द ascertained by 2001 census and not by 1991 census. उसके बाद 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये क्या कहता है? तो दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 268A आफ्टर आर्टिकल 268 विच एम्पावर द यूनियन ऑफ इंडिया टू लेवी सर्विस टैक्स. ये कब आया था? 260. ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सर्विस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट ही हट गया है, अब क्या ही इसको आप याद रखोगे, ठीक है. उसके बाद दिस टैक्स शैल बी collected and appropriated by the union and the state in manner as formulated by the parliament. उसको 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये क्या करता है? प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बाय बाइफर्केटिंग द existing national commission for scheduled caste and scheduled tribe. The commission shall consist of chairman, vice chairman and 3 other members or they shall be appointed by the president of India. उसके बाद नेक्स्ट हमारा 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये क्या कहता है? तो अमेंडमेंट वाज नेसेसिटेटेड ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट विद द स्टेट ऑफ असम बाय agreement reached between the center and Bodo representative for solving Bodoland problems. फिर it stated that representative of the scheduled tribe and non-scheduled tribe in the constitution of Bodoland territory area districts shall be maintained, or it meant that the representation of above category, that is Bodoland, shall remain the same as existed prior to the creation of Bodoland territory area district. उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये क्या किया था? तो अमेंडमेंट लिमिट द साइज ऑफ मिनिस्टर्स
at the center and state. That is according to new clause 1A, the total number of minister including the prime minister, जितने भी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वो कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए। चलो आगे हम पहले पढ़ लेते हैं। इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट एक्सीड 15% और टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन सेंटर और इन विधानसभा इन स्टेट, मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिनिस्टर्स, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं या फिर आपके लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद न्यू क्लॉजेस दैट इज 1B ऑफ द आर्टिकल 75 प्रोवाइडेड that a member of either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified for being member of that house or ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister under the clause 1 of article 75 and 164 until he is again elected. However, the number of minister including the chief minister in a state shall not be less than 12 in smaller state like Sikkim, Mizoram and Goa. उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इट अमेंडेड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ इंसर्टेड 4 न्यू लैंग्वेजेस इन इट, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। कब हुआ था ये? 2003 में, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, ठीक है। आफ्टर दिस अमेंडमेंट, मतलब 4 आपको याद रहना है, बोडो, ठीक है, मतलब बोडो तो एक अलग आ गया ना, डोगरी भी उसी में आ जाता है, बोडो अगर आप लिखोगे तो, और मासा, ठीक है, मैथिली एंड संथाली, बोडो मासा, ठीक है। तो आफ्टर दिस द अमेंडमेंट द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बिकम्स 22। कब से? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से 22 हो गया है हमारा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये क्या कहता है? तो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। फिर 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006, ये क्या कहता है? एक्सक्लूड करता है बिहार from the provision to clause 1 of article 164 of the constitution which provide that there shall be a minister in the charge of tribal welfare who may in addition to be in charge of the welfare of scheduled caste and backward classes in Bihar, Madhya Pradesh and Odisha. Now Odisha, it extended the provision of clause 1 of article 164 to new formed स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। उसके बाद 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009, ये क्या कहता है? ये एक्सटेंड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज बाय अनदर 10 ईयर। जो बियॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? रिजर्वेशन ऑफ द SCs एंड ST फिर से और एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक? बाई 2010 एंड टाइम पीरियड ऑफ 60 ईयर अंटिल, मतलब अंडर आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज to lapse on January 25, 2010. Through this amendment in Article 334, the word 60 year has been substituted by 70 year. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड ओडिया बाय द वर्ड ओडिया, मतलब ओडिशा का नाम ओडिशा भी हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। गाड़ी का नंबर भी पहले OR से होता था, अब वो OD हो गया है। तो इन एंट्री 15 इन द 8th शेड्यूल। उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये क्या कहता है? तो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 19, दैट इज इन पार्ट 3 इन आर्टिकल 19 क्लॉज L एंड इन सब क्लॉज C, आफ्टर द वर्ड और यूनियंस द वर्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी इंसर्टेड, दैट इज इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 43B इन पार्ट 4, दैट इज 43B में द स्टेट शैल endeavor to promote voluntary formations, autonomous functioning, democratic control and professional management of the cooperative societies, ठीक है। उसके बाद 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012, यह क्या हुआ था? तो इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371J, किसके लिए? स्पेशल स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसके बाद 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, ये क्या किया था? तो इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल जैसे कि 124A, 124B, ये कब हुआ था? 2014 में। 124C, अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स 127, 128, 217, 222, 224, 231। उसके बाद अमेंडमेंट मेक्स द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है।
आप लोगों ने एनजैक के बारे में सुना होगा, ठीक है। अभी तो इसको अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन ये आया कब था, तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें से कमीशन दैट इज 16 स्टेट असेंबलीज आउट ऑफ 29 इंक्लूडिंग गोवा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा ratified the central legislation that enabled the President of India to give his assent to the bill. However, Supreme Court on 16th October 2015 quashed the amendment in toto. ठीक है, मतलब इसको हटा दिया गया था, ठीक है, मतलब ये क्वैश हो गया था एनजैक। उसके बाद अभी देखो, जैसे कि अभी हम लोग 2025 में है ना, तो बहुत सारा जजेस, मतलब बहुत सारा जज का नहीं, जैसे अभी कुछ जस्टिस वर्मा जो थे ना दिल्ली वाले, जिनके घर में आग लग गया था, तो उनको क्या किया गया, उनको यूपी में भेज दिया गया, जैसे डेट इज़ लखनऊ हाई कोर्ट में भेज दिया गया था, ठीक है। तो अब लखनऊ वाले कोर्ट के बार एसोसिएशन जो है ना, वो कह रहा है कि हम इसे नहीं लेंगे। तो अभी उसी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर से ये एनजैक वाला मामला, मतलब लेजिस्लेचर को, मतलब पार्लियामेंट को भी कुछ अपना हिस्सेदारी देना चाहिए जजेस के सिलेक्शन के लिए। तो उस तरह का भी फिर से न्यू इशू चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग of territories of by India and transfer of certain territories to Bangladesh and conferment of citizenship rights to residents of enclave consequent to signing of land boundaries agreement, that is LBA treaty between India and Bangladesh। ठीक है, ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपका आया था, ध्यान रखना आपको। ये क्या कर रहा था, अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था टू गिव इफेक्ट क्या, एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश, मतलब कुछ टेरिटरी इंडिया बांग्लादेश को अपना दे रहा था और कुछ बांग्लादेश से अपना कुछ टेरिटरी उससे वापस ले रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या था, तो 60 and 70 शेड्यूल अलॉन्ग विद आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 336, 368 हैज़ बीन अमेंडेड, जिसमें आर्टिकल 260, 246A, 269A, 279A are inserted while article 268A has been omitted, जिसमें contains special provision with respect to GST। ये कब आया था, 101 में, आपको ध्यान रखना है। तो notwithstanding anything contained in article 246 and 254, Parliament and subject to clause 2, the legislature of every state have power to make law with respect to goods and service taxes imposed by the union or such states। उस वक्त पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इसको मान लो एक्सप्लेन किस तरह किया गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफर टू द क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 279A टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेटा रिकमेंडेड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। उसके बाद न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 269A, ये क्या कहता है, तो ये लेवी करता है कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और आर्टिकल 279 ये क्या करता है, ये न्यू इंसर्शन है, तो क्या रिफर करता है, गुड्स एंड सर्विस टू टैक्स काउंसिल। उसको अमेंडिंग द 6th शेड्यूल, तो 6th शेड्यूल दैट इज टैक्स ऑन द एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट हैज़ बीन इंसर्टेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट, अमेंडिंग द 7th शेड्यूल एंट्रीज 52, 55, 92 एंड 92C has been omitted while entries 54, 62, 84 has been substituted referring to GST. Amendment of the 7th schedule contains compensation to state for the loss of revenue and account of introduction of goods and services tax or traditional provision power of president to remove the difficulties etc। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन द प्रेसिडेंट, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही था, थैंक्स।